मई 2025 के गोचर के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं और मीन लगन का अगर आपका चार्ट हो तो आपको कुछ इस प्रकार से अपना गोचर देखने को मिलेगा चार्ट में। यहाँ देखिए आपका मीन लगन है तो कुछ इस तरीके से जो गोचरीय स्थितियां हैं वो वास्तव में नजर आएंगी और इनमें कुछ मंथ के मध्य में परिवर्तन भी हो सकते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले देख लेते हैं गोचरीय स्थितियां किस प्रकार से रहने वाली हैं मई महीने के दौरान। उसके बाद हम देखेंगे वास्तव में ये जो आपको प्लेसमेंट नजर आ रही है इसका आपको किस प्रकार का प्रभाव देखने को मिल सकता है। देखिए, सबसे पहले अगर हम गोचरीय स्थितियों में बात करेंगे तो सूर्य के बारे में बात करते हैं। सूर्य 15 मई तक मेष राशि में रहने वाले हैं, इसके बाद इनका गोचर वृषभ में होगा। बुध 7 मई से मेष राशि में प्रवेश करेंगे और 23 मई से फिर वृषभ राशि में चले जाएंगे। शुक्र मीन राशि में ही रहने वाले और 31 मई यानी लगभग मंथ एंड में चेंज होकर मेष राशि में आ जाएंगे। मंगल का गोचर कर्क राशि में होगा। बृहस्पति 14 मई से मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और बृहस्पति का ये सबसे इंपॉर्टेंट गोचर रहेगा इस बार। शनि का गोचर ऑलरेडी मीन राशि में शुरू हो चुका है तो शनि आपको मीन में ही देखने को मिलेंगे। चंद्रमा आपको 1 मई को मिथुन राशि में देखने को मिलेंगे। साथ ही राहु और केतु के गोचर में भी इस मंथ में बदलाव होने वाला है, जहां एक तरफ राहु 18 मई को कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे मीन से निकलकर, वहीं केतु भी कन्या राशि से निकलकर अब सिंह राशि में आ जाएंगे 18 मई को ही। तो ये गोचरीय स्थितियां हैं। इन स्थितियों को देखना हमारे लिए काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है जब भी हम गोचरीय स्थितियों की मंथ वाइज बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ हम लग्नेश के बारे में चर्चा करते हैं। लग्नेश आपके गुरु है और गुरु आपके 10th लॉर्ड भी है, तो गुरु का बहुत ज्यादा महत्व है आपके लिए गोचर में। अभी गोचर में गुरु आएंगे फोर्थ हाउस में। फोर्थ हाउस में आएंगे तो कहीं ना कहीं ये आपके डोमेस्टिक मामलों पर फोकस करवाएगा। साथ ही करियर के लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आपको घरेलू मामलों में कोई भी जैसे डिसीजन लेना है, अपने परिवार पर आपको कोई खर्चा करना है, परिवार से संबंधित कोई अन्य आपको डिसीजन लेने हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डिसीजन लेना है, उस मामले में आपको गहरी समझ प्रोवाइड करें। यहाँ गुरु है तो अब आपकी मदर के साथ भी आपका रिलेशन काफी प्रभावित होगा, क्योंकि मदर से आपको कोई ना कोई अच्छी एडवाइस मिल सकती है। गुरु के यहाँ होते हुए बेसिकली आपका जो डोमेस्टिक जीवन है उसमें खुशियां आएंगी। आपके मानसिक तौर पे बहुत ज्यादा संतुष्टि महसूस होगी और पॉजिटिविटी आएगी। गुरु यहाँ है तो घर में कोई भी प्रकार का धार्मिक या आध्यात्मिक कार्य भी आप कर सकते हैं। कोई भी इस प्रकार का प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हैं, योगाभ्यास वगैरह कर सकते हैं। साथ ही गुरु 10th लॉर्ड है तो 10th हाउस पर इनका दृष्टि भी रहेगा और इस वजह से करियर में भी कुछ मेजर डिसीजन अब आप ले सकेंगे। गुरु लग्नेश होने की वजह से मेजरली आपको कोई प्रॉपर्टी वगैरह खरीदना है, अपना खुद का कोई घर वगैरह बनाना हो, उस मामले में आपके लिए इजी रहेगा। साथ ही साथ यहाँ कोई भी ऐसा मैटर जो अभी तक आपका सुलझा नहीं था, घर वगैरह को लेके, परिवार वगैरह को लेके, तो यहाँ पर आप अपना पूरा पूरा ज्ञान और बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल अच्छे से कर सकेंगे। गुरु का दृष्टि फिर यहाँ से अष्टम पे आएगा। अष्टम पे दृष्टि आएगा तो ये दृष्टि आपको काफी ज्यादा विचारों में गहनता देगा, गहराई देगा, जिससे आप जटिल से जटिल विषयों को समझ सकेंगे और उनके बारे में कुछ अच्छे निर्णय ले सकेंगे। ऐसा गुरु आपकी एनालिटिकल क्षमता को भी काफी अच्छा बनाएगा जब वो बुध की राशि में बैठे होंगे। यहाँ से गुरु का दृष्टि है तो ये आपके वैवाहिक जीवन को काफी पॉजिटिव बनाएगा और विवाह के थ्रू अगर आपका विवाह इस समय होता हो या फिर ऑलरेडी आप मैरिड हो तो पार्टनर की फैमिली से काफी ज्यादा सपोर्ट दिला सकता है। यहाँ गुरु आपके लिए कुछ भी इस प्रकार का अगर आप कर रहे हैं, जैसे अकल्ट से संबंधित कोई ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, तंत्र मंत्र से जुड़ा कोई कार्य कर रहे हैं या अदर कोई रिसर्च वगैरह कर रहे हैं, उस मामले में भी इनका सपोर्ट रहेगा। फिर इनका एस्पेक्ट है आपके 10th हाउस पे। 10th हाउस पे एस्पेक्ट होने की वजह से ये कैरियर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। साथ ही साथ आपके मान सम्मान और आपकी प्रतिष्ठा पर भी काफी पॉजिटिव असर पड़ेगा। हालांकि 10th हाउस में बैठे हुए ग्रह को आप जरूर देख लें कि 10th हाउस में आपके चार्ट में जन्म के समय का कोई भी ग्रह यहाँ स्थित है या नहीं। देखिए, अगर आपका राहु या केतु का प्लेसमेंट है 4th हाउस या मान लीजिए आपके 10th हाउस में, तो हो सकता है राहु किसी का 4th में है, किसी का 10th में है, उसी प्रकार से फिर केतु 4th में हो सकता है या 10th में हो सकता है। तो ऐसे में गुरु आपके लिए कुछ फॉरेन का कनेक्शन देंगे और फॉरेन में अगर आप ऑलरेडी रह रहे हैं तो आपको फॉरेन से काफी फायदा होगा। इसी तरीके से गुरु का यहाँ दृष्टि है तो अब कैरियर रिलेटेड डिसीजन लेना आसान होगा। कैरियर में आपको मान सम्मान और प्रतिष्ठा के हिसाब से भी अच्छा है, लेकिन ये प्रमोशन वगैरह को दिखाता है या कैरियर में कुछ सडन चेंज को दिखाता है। फिर इनका दृष्टि रहेगा 12th हाउस पे। 12th हाउस में अब राहु स्थित होंगे, तो वो जातक जो मेन लगन वाले जातक हैं और विदेश जाना चाहते हैं या इवन विदेश में सेटल्ड रहना चाहते हैं, उनके लिए ये गुरु का गोचर बहुत ज्यादा रिलीफ लेकर आएगा। साथ ही साथ आप कुछ हद तक अपने खर्चों को कंट्रोल कर सकेंगे, जहां पर आपके फालतू के अगर कुछ खर्चे हो रहे हैं
या आपका रिलेशनशिप खराब है अपने परिवार वालों से या अपने जीवन साथी से, इस मामले में भी गुरु आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन गुरु का 12th हाउस पे दृष्टि का पड़ना और यहाँ राहु की स्थिति होना फॉरेन से आपको इनकम दिला सकता है, या विदेश के साथ जोड़ के आपका कोई भी अगर बिजनेस भी है तो उससे भी आपको फायदा हो सकता है। यहाँ पे गुरु का 12th हाउस पे दृष्टि होने से ये आपके सिक्स सेंस को मजबूत करेगा, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी फिर राहु आ जाएंगे 18 से। और गुरु का दृष्टि यहाँ होने की वजह से आपकी स्टडीज वगैरह को लेके, इवन हायर एजुकेशन को लेके भी काफ़ी अच्छी स्थिति बनेगी। तो आप अगर कोई फॉरेन टूर करना चाहें अपनी स्टडी पर्पज से, या इवन कोई ऐसा टूर करना चाहें जहाँ पर आप वास्तव में कुछ मेडिटेशन के लिए जा रहे हैं, कुछ कहीं ना कहीं ऐसी क्रियाओं के लिए जा रहे हैं जहाँ पर आप अकेले होंगे, जहाँ पर आप बहुत लंबे समय तक वो क्रिया करेंगे, तो ऐसी कंडीशन में गुरु का यहाँ आपको सपोर्ट रहेगा। इसके बाद अगर देखा जाए तो गुरु का जो दृष्टि 12th हाउस पे है उसकी वजह से आप यहाँ 12वें भाव से रिलेटेड कार्यों के लिए भी कुछ बेटर डिसीजन ले सकेंगे। फिर देख लेते हैं मंगल को। मंगल सेकंड लॉर्ड है और नवम घर के भी स्वामी। मंगल का गोचर है पंचम में। पंचम में मंगल का गोचर है तो ये थोड़ा एग्रेशन आपको ज्यादा देगा, थोड़ी एक्सपेक्टेशन भी आपको ज्यादा देगा। यहाँ इस मंथ में आपको ये कोशिश करना चाहिए कि कोई भी जल्दबाजी में डिसीजन ना लिया जाए। मंगल के यहाँ होने से संतान के साथ थोड़े रिलेशन बिगड़ सकते हैं, क्योंकि ऐसा मंगल आपको काफी एग्रेशन देगा और संतान से काफी एक्सपेक्टेशन भी। ऐसा मंगल आपकी लव लाइफ के लिए अच्छा नहीं होगा, इवन मैरिड लाइफ पे भी थोड़ा नेगेटिव असर पड़ेगा। मंगल की यहाँ स्थिति होने की वजह से आपकी एजुकेशन काफी ज्यादा प्रभावित होगी, साथ ही साथ आपकी डिसीजन लेने की पावर भी काफी फास्ट होगी। लेकिन आप जल्दबाजी अगर कर रहे हैं तो कुछ गलत फैसले भी ले सकते हैं। यहाँ से फिर मंगल का दृष्टि आ जाता है अष्टम पे। अष्टम पे मंगल का दृष्टि आपके वैवाहिक संबंध को खराब कर सकता है। यहाँ पे मंगल कुछ नया एक्सप्लोर करने के लिए अच्छे होंगे, हालांकि स्वास्थ्य का भी आपको पूर्ण रूप से ध्यान रखना होगा। मंगल यहाँ अगर आप कोई भी प्रकार का हायर स्टडीज में इन्वॉल्व है तो फायदा देंगे मंगल, क्योंकि नवम घर के भी स्वामी है और दूसरे घर के भी स्वामी। ऐसी कंडीशन में आप अपने संतान के पर्पज से, अपने स्टडी के पर्पज से विदेश जा सकते हैं या लंबी दूरी की कोई यात्रा कर सकते हैं। ऐसा मंगल है वो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक बहुत ज्यादा ईगो वाली स्थिति लेके आएगा, या थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन लेकर आएगा कुछ कार्यों में, जहां पर आप काफी क्विकली कुछ करने का सोच रहे हैं बट चीजें आपके अकॉर्डिंग वैसे हो नहीं पा रही जैसा आप सोच रहे हैं। मंगल का दृष्टि फिर आपके 11वें भाव पे पड़ेगा। 11वें भाव पे दृष्टि पड़ेगा तो ये आपकी अर्निंग्स के लिए अच्छा होगा, लेकिन आप लॉटरी सट्टा वगैरह इस प्रकार की चीजों की तरफ आकर्षित ना हो। मंगल यहाँ काफी हाई रिस्की रहेगा आपके लिए। तो जो भी डिसीजन आपको लेने हैं कहीं ना कहीं एक बार आप दोबारा से सोच समझ के अपना फैसला फाइनल करिएगा, नहीं तो आपको ये आर्थिक रूप से बड़ा नुकसान भी कर सकते हैं। मंगल आपके नेटवर्क में पर्याप्त रूप से विस्तार देगा और आपकी इच्छाओं में भी। तो जरूरी नहीं कि आपकी सारी की सारी इच्छाएं पूरी होंगी, बट कुछ हद तक अगर आप यहाँ डेडिकेशन रखेंगे काम करने के प्रति और काफी ईमानदारी रखेंगे तो उन इच्छाओं को पूरा भी कर सकते हैं। फिर मंगल का दृष्टि 12th हाउस पे आएगा, ये थोड़ा मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब करेगा। यहाँ राहु पर इनका दृष्टि रहेगा। ऐसी कंडीशन में आपका विवाद अपने जीवन साथी से बढ़ सकता है। यहाँ पे इनका दृष्टि है तो कहीं ना कहीं आपका कुछ ऐसा गलती हो सकता है जहां पर आप कोई बड़ा खर्चा कर सकते हैं। फिर ये कहीं ना कहीं आपके बेडरूम में कुछ झगड़े करवा सकता है, क्योंकि 12th हाउस आपके बेडरूम का है और बेडरूम का होने की वजह से जो लोग मैरिड हैं उनका अपने जीवन साथी के साथ मतभेद या झगड़ा हो सकता है। फिर यहाँ पर देख लेते हैं शुक्र को। शुक्र यहाँ आपके 3rd हाउस के स्वामी है और आपके अष्टम के भी स्वामी है। शुक्र लगन में ही गोचर कर रहे हैं। लगन में गोचर करना बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, उच्च के होंगे और साथ में यहाँ कोई अन्य ग्रह बैठा है तो उसको जरूर देखेगा। वास्तव में शुक्र इस तरीके से आ रहे हैं तो भौतिक सुख सुविधाओं के लिए अच्छे रहेंगे। शनि के साथ है तो आपको पूरा रिस्पॉन्सिबल भी बनाएंगे अपने रिश्तों के प्रति। शुक्र यहाँ 3rd लॉर्ड है तो वास्तव में क्रिएटिविटी और आपकी इमेजिनेशन, आपकी क्रिएटिव स्किल्स के साथ साथ आपका कम्युनिकेशन स्किल पे भी प्रभाव पड़ेगा। ऐसे में शनि साथ होने की वजह से आप अपने रिश्तों के प्रति पूर्ण रूप से डेडिकेटेड रहेंगे। आप अपने रिश्तों की रिक्वायरमेंट्स को समझेंगे और खुद को भी काफी अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकेंगे। यहाँ पे लेकिन थोड़ा सा आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी और यहाँ पे आप अपने आप को लेकर थोड़ा ज्यादा प्रायोरिटी देते हुए नजर आएंगे या लाइफ को अपने अनुसार जीने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे। शुक्र का दृष्टि फिर सप्तम पर रहेगा जो आपके नेम फेम के लिए अच्छा होगा। हालांकि मैरिड लाइफ को भी कुछ हद तक यहाँ ऐसा शुक्र पॉजिटिव बनाएगा। और ये देखिएगा कि सप्तमेश आपका कहाँ है या सप्तम भाव में कोई अन्य ग्रह बैठा है या नहीं। शुक्र का दृष्टि यहाँ है तो शुक्र अष्टमेश है। अष्टमेश होने की वजह से एक एक्स्ट्रा कोई रिलेशनशिप या ऐसी कोई स्थिति आपको जीवन में दे सकते हैं जहां पर आपका किसी और की तरफ अट्रैक्शन होगा या कोई अदर आपका रिलेशनशिप होगा। तो यहाँ बेसिकली जीवन साथी से थोड़ी असंतुष्टि और बाद में आपका अट्रैक्शन किसी और की तरफ होना संभावित है। उसके बाद हम देखते हैं बुध को।
बुध यहाँ फोर्थ लॉर्ड है और सेवंथ लॉर्ड है। बुध की स्थिति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। बुध रहने वाले हैं आपके सेकंड हाउस में और सूर्य का भी इनके साथ स्थिति रहेगा। अब लगभग 7-8 दिन के लिए ही हालांकि सूर्य बुध साथ रहेंगे, लेकिन सूर्य बुध का साथ होना भी काफी इंपॉर्टेंट है आपकी अर्निंग्स के लिए और आपके आर्थिक संसाधनों के लिए। साथ ही साथ वाणी को लेकर यहाँ काफी अच्छी स्थिति बनेगी, भले ही सेकंड लॉर्ड आपके नीच के जरूर है। तो आर्थिक रूप से कोई भी गलत फैसला लेने से बचें, बट ये वाणी के लिए अच्छा होगा, आपकी पर्सनैलिटी और आपके प्रभाव के लिए अच्छा होगा। बुध यहाँ फोर्थ लॉर्ड है तो घर परिवार से संबंधित निर्णय लेने में आपको मदद करेंगे और परिवार का भी आपको साथ मिलेगा। यहाँ पे फिर बुध सेवंथ लॉर्ड है तो आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आपका जो जीवन साथी होगा वो आपकी फैमिली लाइफ में कुछ बड़ा योगदान करे। फिर यहाँ से बुध अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे और ऑलमोस्ट 23 तारीख को फिर वो आ जाएंगे थर्ड हाउस में। हालांकि सूर्य भी बाद में यहाँ 15 के बाद अपना राशि परिवर्तन करके वृषभ में आ जाए, तो थर्ड हाउस का बुध काफी अच्छा रहेगा। कम्युनिकेशन बहुत बेटर होगा, साथ ही आपका कोई लंबा ट्रेवल हो सकता है अपने बिजनेस पर्पज से या अपने घरेलू पर्पज से। इसके साथ साथ बुध यहाँ आपको मदद करेंगे हायर स्टडीज में भी। उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं, चंद्रमा के बारे में बात करते हैं। चंद्रमा यहाँ फिफ्थ लॉर्ड है। फिफ्थ लॉर्ड होकर चंद्रमा शुरुआत में गोचर करते दिखेंगे आपको आपके फोर्थ हाउस में। यहाँ अगर घर से संबंधित, परिवार से संबंधित कोई आपको बड़ा फैसला लेने हो तो आप उस पर विचार कर सकते हैं। यहाँ कुछ हद तक चंद्रमा कोशिश करेंगे कि आप अपने कैरियर वाइज भी अपने आप को काफी बैलेंस में ला सके। चंद्रमा आपके फिफ्थ लॉर्ड है तो आपकी डिसीजन मेकिंग पावर पर काफी ज्यादा असर पड़ेगा। फिर चंद्रमा खुद प्रवेश करेंगे पंचम घर में, जो अपना ही इनका घर होगा। यहाँ मंगल के साथ होंगे तो आप में एग्रेशन थोड़ा ज्यादा रहेगा, थोड़ी फ्रस्ट्रेशन रहेगी। कोई भी ऐसा काम जिसको आप बहुत ज्यादा क्विकली करना चाह रहे हैं तो हो सकता है कि वो काम आपके लिए पॉसिबल ना हो। यहाँ पे चंद्रमा का युति बनेगा मंगल के साथ, तो ये आपके गुस्से को बढ़ा सकता है, आपको काफी फास्ट सोचने समझने और डिसीजन लेने के प्रेरित कर सकता है। यहाँ पे लेकिन आर्थिक रूप से कोई भी गलत फैसला लेने से बचे, चंद्रमा का दृष्टि क्योंकि यहाँ पे रहेगा 11th हाउस में, तो आर्थिक रूप से कोई बड़ा उतार चढ़ाव ये दिखा सकता है आपको। फिर चंद्रमा आ जाएंगे सिक्स्थ हाउस में। सिक्स्थ हाउस में चंद्रमा आएंगे तो यहाँ केतु तो बाद में आएंगे, लेकिन चंद्रमा पहले ही यहाँ गोचर करके निकल जाए। ऐसी कंडीशन में थोड़ा संतान के लिए आप सावधान रहें और अपनी हेल्थ के लिए भी। इसके बाद हम देखते हैं सूर्य को। सूर्य यहाँ आपके छठे घर के स्वामी है और सूर्य का गोचर हो रहा है सेकंड हाउस में। 15 तारीख तक लगभग सूर्य यहाँ रहेंगे, तो सूर्य आपको काफी मदद करेंगे आर्थिक रूप से भी और फैमिली रिलेटेड मामलों में। लेकिन वाणी पर थोड़ा सा एग्रेशन वाला सा आपको प्रभाव देखने को मिलेगा, जहां पर आप अपने जो लाइफ है कहीं ना कहीं जो घरेलू जीवन है उसको थोड़ा सा डोमिनेट करते हुए से देख पाएंगे। यहाँ से सूर्य और बुध आपको दोनों ही मदद करेंगे जब वो अष्टम भाव पे दृष्टि डालें, तो कुछ नया एक्सप्लोर करने, कुछ नया सीखने के लिए या रिसर्च वगैरह के लिए भी। फिर यहाँ से सूर्य आ जाते हैं थर्ड में। थर्ड में सूर्य आएंगे तो ये बहुत ज्यादा अच्छा होगा। यहाँ आपकी क्रिएटिविटी पर पॉजिटिव असर पड़ेगा, आपके निर्णय लेने की क्षमता और काफी तेजी से सोचने समझने और काम करने की क्षमता बढ़ेगी। सूर्य का यहाँ आना आपको काफी एग्रेशन देगा और वो एग्रेशन का आप यूज कर सकते हैं अपने कैरियर रिलेटेड मामलों में, या जहां भी आपके अगेंस्ट कोई व्यक्ति आ गया सामने, आपका कोई शत्रु है, या आप जितना भी आपकी सिक्स्थ हाउस से जुड़ी हुई समस्या है उनको दूर करने के लिए भी यहाँ सूर्य का प्रयोग कर सकते हैं। सूर्य का दृष्टि यहाँ से रहेगा फिर नवंबर। नवंबर दृष्टि रहेगा तो ये आपकी एजुकेशन वगैरह के लिए अच्छा रहेगा, लॉन्ग डिस्टेंस टूर के लिए अच्छा होगा। उसके बाद यहाँ से अगर देखा जाए तो हम लगभग सभी ग्रहों के बारे में चर्चा कर चुके हैं फिलहाल। और अब देख लेते हैं राहु और केतु के बारे में। राहु अभी क्योंकि मेन से निकलकर वो आपके 12th में आएंगे, तो ये फॉरेन में रहने वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होगा। फॉरेन में अगर आप हैं और आपके पास कोई इनकम सोर्स वगैरह नहीं है तो आपको नया इनकम सोर्स मिल सकता है। यहाँ पे राहु की स्थिति की वजह से वास्तव में आपका मैरिड लाइफ पे थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, आपका किसी अदर से कोई रिलेशनशिप वगैरह होने की संभावना भी रहेगी। ऐसा राहु इमेजिनेशन बहुत अच्छी देगा और बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फेक्शन देगा लाइफ से। तो ऐसे में आप कोशिश ये करेंगे कि आप सेटिस्फाई हों, आप जो चाहते हैं वास्तव में जीवन में करने को वो आप करें। यहाँ पे राहु कहीं ना कहीं आपको रात्रि के समय थोड़ा तकलीफ देगा, बहुत जल्दी आपका सोना नहीं हो पाएगा। ऐसे में स्वास्थ्य का ध्यान आपको पूरा रखना होगा और माइंड में भी तरह तरह के विचार आपके आते रहेंगे। फिर राहु का दृष्टि आ जाता है फोर्थ पे। फोर्थ पे राहु का दृष्टि आएगा जहां गुरु ऑलरेडी गोचर कर रहे हैं। ऐसे कंडीशन में गुरु यहाँ राहु को पूर्ण रूप से कंट्रोल करने का काम करेंगे। घर परिवार की भी आप थोड़ी चिंता करेंगे, भले ही आप घर परिवार से दूर जाना चाहें या विदेश में सेटल होना चाहें। उसके बाद राहु का दृष्टि यहाँ सिक्स्थ हाउस पे पड़ेगा जहाँ ऑलरेडी केतु भी आ जाएंगे। केतु यहाँ आएंगे तो थोड़ा सा आपके वर्क प्लेस पे आप रेस्टलेस होंगे और कुछ ज़्यादा जिम्मेदारियां आपके वर्क प्लेस पे आपकी होंगी। ऐसे कंडीशन में थोड़ा सा आपके कैरियर वाइज स्ट्रगल बढ़ जाएगा। हालांकि फिर भी यहाँ पे आपका राहु मदद करेगा आपकी, जब वो दृष्टि डाल रहे हैं यहाँ पे, तो कोई भी प्रकार का विवाद है किससे या कोई अन्य आपको समस्या है उस मामले में आप थोड़ा बेटर डिसीजन ले सकेंगे।
यहाँ पे लेकिन आर्थिक रूप से आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। आपने किसी को पैसा उधार दिया है या किसी भी तरीके से आपने मदद की हो। फिर राहु का दृष्टि आ जाता है अष्टम पे। अष्टम पे राहु का दृष्टि ये तो ये कुछ नया खोजने के लिए प्रेरित करेगा, आपके विचारों को गहराई देगा, मन को गहराई देगा और अष्टम भाव को अच्छे से आप एक्सप्लोर कर सकेंगे। यहाँ मैरिड लाइफ पर थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। इसके बाद हम देख लेते हैं कौन कौन से अच्छे दिन है, कौन कौन से आपके लिए इस मंथ में खराब दिन है। सबसे पहले अच्छे दिनों की बात की जाए तो 3 से 4 तारीख तक, 15 से 17 और 24 से 27 तक ये दिन बेहद अच्छे रहने वाले। जो भी आपके काम अटके हुए हैं उन कार्यों को आप इन दिनों में कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आप इन दिनों में कोई भी गलत फैसला लेने से बचें। वैसे तो ये दिन आपके लिए काफ़ी फेवरेबल होंगे, लेकिन आपकी ओवर एक्सपेक्टेशन की वजह से आपको कुछ नुकसान होने की संभावना फिर भी रहेगी। इसके बाद देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे दिन हैं जहां पर आपको कुछ समस्याएं आ सकती हैं। चंद्रमा जब लियो में प्रवेश करेंगे तो 5 से 7 तक ये स्थिति बनेगी। इस दौरान आप जल्दबाजी की वजह से कोई नुकसान कर सकते हैं। आप अपने कलीग से, अपने बॉस से थोड़े संतुष्ट नजर नहीं आएंगे। शायद आपको रूटीन वाइज ज़्यादा मेहनत करनी होगी। चंद्रमा जब आपके लिब्रा में आएंगे तो ये आपके अष्टम में स्थित होंगे 10 से 12 तक। यहाँ थोड़ा एंग्जाइटी इशू हो सकता है, मन में थोड़ा भय रह सकता है। यहाँ पे कोई भी फैसला जो आप लेने जा रहे हैं अपने रिलेशनशिप के प्रति, अपनी अर्निंग्स के प्रति, तो काफ़ी सोच समझ कर आपको फैसला लेना होगा। फिर चंद्रमा आएंगे कुंभ में। कुंभ में चंद्रमा आएंगे तो 20 और 21 को आपसे कोई गलत फैसला होगा, कोई बहुत बड़ा आर्थिक रूप से नुकसान होगा। जो लोग फॉरेन टूर करना चाहते हैं उनके लिए अच्छा होगा, कोई भी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं तो भी आपके लिए अच्छा होगा। तो ये कुछ स्थितियां हैं। फिलहाल हम पूरा डिस्कशन कर चुके हैं। आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।